नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में झांक रहे हैं जब कहते हैं ज्ञान ताड़ के पत्तों पर सिमटा था और जिंदगी मंत्रों के इर्द गिर्द घूमती थी। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। चलिए इसकी एक झलक देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो समय है जिसकी जानकारी हमें कुछ खास स्रोतों से मिलती है। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर वैदिक काल की रूपरेखा, समाज, उनकी सोच, उसे जरा संक्षेप में समझें। तो शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, बात शुरू होती है लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास से। ऐसा माना जाता है कि इसी समय आर्यों ने सप्त सिंधु क्षेत्र में बसना शुरू किया। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का इलाका? हाँ, और कहते हैं कि यहीं से वेदों की रचना का दौर भी शुरू हुआ। बिल्कुल, और जब वेदों की बात आती है तो मुख्य रूप से 4 वेदों का जिक्र मिलता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनमें सबसे पुराना वो ऋग्वेद है। ये सबसे प्राचीन माना जाता है और एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरे युग का आधार है। अच्छा, ऐसा क्या खास है ऋग्वेद में? इसमें देखिए 1028 ऋचाएं हैं, मतलब मंत्र हैं। ज्यादातर देवताओं की स्तुति में। देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, ये उस समय की प्रमुख शक्तियां मानी जाती थी। अच्छा। लोग मंत्रों से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। प्रकृति से जुड़ाव साफ दिखता है। बिल्कुल, जीवन और प्रकृति के इर्द गिर्द ही सब कुछ था। अच्छा, ये तो हुई आस्था की बात। उस समय का समाज कैसा था? मतलब शासन व्यवस्था, कोई राजा वगैरह? हाँ, समाज की जो बुनियादी इकाई थी वो जन कहलाती थी। और हाँ, एक राजन यानी राजा होता था। लेकिन जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि वो पूरी तरह से अपनी मनमर्जी चलाने वाला शासक नहीं था, शायद। अच्छा, मतलब उस पर कोई अंकुश, कोई रोक टोक थी? हाँ, ऐसा लगता है। राजा को सलाह देने के लिए और शायद उसके फैसलों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं। सभा और समिति? जी, आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने की एक तरह से सलाहकार परिषदें थीं। ये तो काफी दिलचस्प बात है कि सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं थी, उस पर नियंत्रण भी था। हाँ, ये जानना अहम है कि नियंत्रण और संतुलन का विचार उस वक्त भी मौजूद था। बिल्कुल। खैर, आम लोगों का जीवन कैसा था? परिवार, रोजमर्रा की जिंदगी, अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी थी? समाज ज्यादातर पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पिता होता था। ठीक है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो मुख्य रूप से पशुपालन और खेती पर आधारित थी। गाय और घोड़े बहुत महत्वपूर्ण थे। संपत्ति का पैमाना? हाँ, एक तरह से वही धन संपत्ति का मुख्य पैमाना थे। कृषि का महत्व भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। पशुपालन और कृषि। तो फिर ज्ञान कैसे आगे बढ़ता था? मतलब शिक्षा का क्या सिस्टम था? शिक्षा व्यवस्था आज से काफी अलग थी। गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल यानी गुरु के आश्रम में रहना? बिल्कुल, छात्र गुरु के आश्रम में ही रहते थे, वहीं पढ़ते थे। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा तरीका सीखने जैसा था। और क्या क्या सिखाया जाता था वहाँ? देखिए, मुख्य रूप से तो वेद पढ़ाए जाते थे, साथ में व्याकरण, गणित, संगीत जैसे विषय भी होते थे। अच्छा। और शिक्षा पूरी होने पर शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा, ये फीस जैसी थी? फीस से ज्यादा ये गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका था। समझ गए। अच्छा, हमने वेदों और देवताओं की बात की, तो धार्मिक रीति रिवाज कैसे थे? यज्ञ, हवन का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, यज्ञ और हवन वैदिक जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा थे। ये सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं थे। तो फिर क्या थे? इन्हें देवताओं को प्रसन्न करने, अच्छी बारिश, अच्छी फसल और खुशहाली पाने का एक माध्यम माना जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने का, संवाद करने का तरीका था। और इसी दौर में वर्ण व्यवस्था की भी नींव पड़ी, सही है? जी हाँ, जानकारी यही बताती है कि समाज धीरे धीरे 4 वर्णों में बंटने लगा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है इन दस्तावेजों से, है ना? हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कि शुरुआती दौर में ऐसा कहा जाता है कि ये व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी। जन्म पर नहीं, तो फिर? ये कार्य पर आधारित थी। मतलब व्यक्ति जो काम करता था उसके हिसाब से उसका वर्ण तय होता था। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, ये एक बेहद अहम बारीक बिंदु है। इससे ये पता चलता है कि सामाजिक संरचना शायद शुरू में उतनी कठोर नहीं थी जितनी बाद में हो गई। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाद के जो सामाजिक बदलाव हुए
उनकी जड़ें शायद यहीं से जुड़ी हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक काल का असर सिर्फ धर्म या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्रभाव बहुत गहरा था, बहुत दूर तक फैला हुआ था। इसने सिर्फ धर्म और दर्शन को ही नहीं, बल्कि समाज की बनावट, शासन के तरीकों, यहाँ तक कि भाषा और शायद विज्ञान की शुरुआती समझ को भी प्रभावित किया। तो ये हमारी आज की सभ्यता की नींव का एक हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये उन महत्वपूर्ण दौरों में से एक है जिसने हमारी आज की सभ्यता की नींव रखी। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उस युग की कई संरचनाएं, कई विचार, भले ही आज उनका रूप बहुत बदल गया हो, लेकिन आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज और संस्कृति में उनकी झलक मिल ही जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैदिक काल सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारी जड़ों का हिस्सा है। इसे समझना एक तरह से खुद को और अपने आज के समाज को बेहतर समझने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं कि वर्ण व्यवस्था शुरू में काम पर आधारित थी, जन्म पर नहीं, तो फिर वो कौन से सामाजिक, आर्थिक या ऐतिहासिक कारण रहे होंगे जिन्होंने इसे धीरे धीरे पूरी तरह से जन्म आधारित व्यवस्था में बदल दिया? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।